क्या बताया था कि Q1 और Q2 को किसके साथ रखना है, साइन के साथ। और आर्क वेक्टर का हेड कहाँ होगा, मुंडी कहाँ होगा, जहाँ पे फोर्स अपने को निकालना है। तो फोर्स किस पे निकालना है, Q पे। मुंडी बना देते हैं। आर्क वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। अब बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो याद करो ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, आर वेक्टर प्लस आरपी वेक्टर बराबर आर क्यू वेक्टर लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू वेक्टर माइनस आरपी वेक्टर। अब ये मत बोलना कि क्यू क्या है पी क्या है, हम लोगों ने पोजीशन लिया है इसलिए आर क्यू आरपी लिखे। ओके, तो आप आर वेक्टर तो यहाँ से निकाल सकते हो। हाँ आर वेक्टर तो निकाल सकता हूँ। आर क्यू वेक्टर क्या है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो हाँ आपको आता ही है, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब आर वेक्टर को लिखते हैं 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब ये मत बोलना कि आपको घटाने नहीं आ रहा है। देखो तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है याद करो, 11th में सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। पहले 11th वाला मैं आपको रिवीजन कराता हूँ कि मान लो एक चार्ज होता था, मतलब एक बॉल होता था, और उसको किसी थ्रेड से बांध दिया। जैसे ये बॉल है या स्टोन है, कुछ भी है, उसको एक रस्सी से बांध दिया और उस रस्सी को कहीं हम लोग हिंज कर देते थे। और हम लोग क्या बोलते थे कि इसको कुछ धक्का लगाओ, इधर फोर्स लगाया या कुछ भी धक्का लगाया तो इसको कुछ वेलोसिटी मिल गई। अब ये पूरा कंप्लीट सर्कल करता था अगर ज्यादा जोर से धक्का लगाओ तो। हम लोग जो मिनिमम वेलोसिटी बोलते थे कि मिनिमम वेलोसिटी, मान लो ये u है, u मिनिमम है, इसको लिख देते हैं। तो u मिनिमम बराबर क्या लिखते थे, √5gr। याद है, ये 11th में हम लोग करते थे ये वाला क्वेश्चन। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी कराऊंगा कि 11th में हम लोग कैसे √5gr लाते थे, वो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा। ये 11th का पार्ट है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा कि हम लोगों ने उस वहां पे क्या पढ़ा था। अब उसी चीज को आपको, ये तो क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा तो फील आ गया होगा कि हाँ ये चीज तो हमने पढ़ी है। उसी फील को अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं, और उसको कैसे यूज करना है मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। इसको हटाता हूं मैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चार्ज Q2 है, उसको हम लोग वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, और Q1 एक चार्ज है, उसको सेंटर पे रखा हुआ है। चलो देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ज है Q1, इसको सेंटर पे रखा हुआ है। मान लो किसी सर्कल का ये सेंटर है, और उसी पे r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2। ओके, अब बोल रहा है कि Q2 को कितना हम मिनिमम वेलोसिटी दे कि ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्कल कर ले। तो मान लो u मिनिमम ऐसे लिख देते हैं, u मिनिमम। और ये बोल रहा है कि इसको कितना वेलोसिटी दो कि ये पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर ले। तो अपने को पता है कि थ्रेड वाला अगर वो रस्सी से लटका के बॉल को, मान लो ये सेंटर है, यहाँ पे एक बॉल को रख दिया रस्सी से लटका के, तो हम लोग बोलते थे कि अगर इसको √5gr दे दोगे तो ये बॉल पूरा कंप्लीट सर्कल कर लेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। उसी को मैं अब हम लोग किस में यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैं बता रहा हूँ कैसे। जब हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे होते थे तो हम लोग दो चीजें कंसिडर करते थे। पहला कि फोर्सेस को बैलेंस करते थे, और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते थे। याद करो, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे, और कैसे करना है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। आप जब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी रिमाइंड करोगे, याद करोगे, तो आपको याद आएगा कि वहां पे mg इस पे लगता था, इस पे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होता था, यहाँ पे रस्सी में टेंशन भी होता था। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इस चार्ज की वजह से Q2 पे कोई फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, वो बस एक ही चीज एक्स्ट्रा है, बाकी सब चीज सिमिलर है। आप सोचो अगर 11th आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो ये क्वेश्चन करना एकदम आपके लिए इजी है। अब सोचो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना है, बस ये फोर्स, उसके अलावा और कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको वही चीज फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, अब चलो क्या करते हैं कि पहली जो हमारी कंडीशन होती थी कि अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना है, इस वाले में देखो, अगर ये रस्सी से हिंज है, अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना है तो हम लोग पहली बात लेते थे कि इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी दो। ये पहला पॉइंट होता था। दूसरा पॉइंट होता था जो ये रस्सी में टेंशन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रस्सी में हमेशा टेंशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि अगर इन दोनों चार्जेस को कनेक्ट करके रखा है, यहाँ पे इन दोनों चार्जेस को किसी न किसी चीज से तो कनेक्ट करके रखा होगा,
तभी तो इसको सर्कल में रोटेट कराएगा, नहीं तो इसको धक्का लगाएगा ये नीचे चला जाएगा या आगे चला जाएगा या पीछे चला जाएगा। इसको किसी न किसी चीज से चार्जेस को कनेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे टेंशन भी होगा। तो सिमिलर है, देखो दोनों को एनालॉजी हम लोग कैसे दोनों को एक साथ कर रहे हैं। पहला यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा था, mg, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। और अगर ये बॉडी मूव कर रहा है, अगर ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होता है। अब इमेजिन करो, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ 11th का, कि अगर एक रस्सी लिया, ये थ्रेड लिया, यहाँ पे पत्थर लगाया और इसको ऐसे ऐसे नचाने लगे, तो देखना वो पत्थर ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, और जैसे इसको रस्सी को काटोगे वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी उस पर कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा था बाहर की तरफ। उसी बाहर वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसको ऐसे लिखते थे mu²/r। याद है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप कि इतनी तक की बात आपको समझ में आ गई थी। mg तो आपको पता ही है, t पता ही है, सब चीज पता है। अब चलो उसी चीज को इस पे अप्लाई करते हैं। ओके, आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया होगा। अभी जैसे जैसे उस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा और क्लियर होते जाएगा। ओके, मैं इसको हटा रहा हूँ। डायग्राम को देख कर डरना मत, ऐसे ही है। सर्कल अच्छे से बना दी है। Q1 Q2। अब नीचे वाले पहला हमारा काम क्या था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका क्या होगा कि टेंशन इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहले ही लिख लेते हैं, ये पहली कंडीशन है मेरी। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि फोर्सेस को सही से लिखना। अभी क्या करते हैं हम लोग, बॉटम पे फोर्स को सही से लिख लेते हैं, सारे फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं कि फोर्सेस क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला जो फोर्स लग रहा होगा, अगर मान लो ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, उसका नाम क्या है, mu², u मिनिमम लिख दो, अपॉन r। पहला हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा इस पे mg भी लग रहा होगा, क्योंकि इस चार्ज के पास अपना कुछ मास भी होगा, ये भी पता है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। यहाँ पे एक और फोर्स एडिशनल है, कौन सा फोर्स है, Q1 की वजह से Q2 पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव, तो Q1 Q2 को किधर किधर धक्का दे रहा होगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ एक और फोर्स लगा रहा होगा, K Q1 Q2 अपॉन r²। सारे फोर्सेस को लिखें, इसको T बराबर ऐसे लिख सकते हैं, T बराबर mg प्लस mu² अपॉन r प्लस K Q1 Q2 अपॉन r², ये लिख सकते हैं। अब u मिनिमम नहीं लिखा, बार बार u मिनिमम लिखना अच्छा नहीं है, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, u मिनिमम को u बोल दिया। ओके, ये बात आपको समझ में आती है। अब एक और चीज बताओ, अगर ये चार्ज इस वाले पॉइंट पे चला गया तो उस वक्त भी हम लोग को फोर्सेस लिखना होगा। चलो लिखते हैं। मान लो यहाँ पे ये वाला चार्ज पहुंच गया, यहाँ पे ये चार्ज पहुंच गया Q2। अब इस पे नीचे की तरफ टेंशन लग रहा होगा। अभी अपने को नहीं पता टेंशन कितना है, तो उसको T' मान लेते हैं। बट हाँ, वो T जो टेंशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। तो चलो T' लिख देते हैं, T' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे फोर्सेस लिखते हैं हम लोग, एक फोर्स T' के साथ एक फोर्स यहाँ नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। और यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी v हो गई तो ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। ये तो पता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलते हैं, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और एक सूडो फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक सूडो फोर्स है, भूतिया फोर्स जिसको बोलते हैं। इसको देखा नहीं है बट होता है। तो वो किधर की तरफ लग रहा होगा, बाहर की तरफ। उसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, mv² अपॉन r। और Q1 की वजह से Q2 पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा, और वो किधर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, K Q1 Q2 अपॉन r²। इतना तो पता है। चलो लिखते हैं, T' प्लस mg, ये लिख सकते हैं। वो किसके बराबर है, T' प्लस mg किसके बराबर है, देखो K Q1 Q2 अपॉन r² माइनस mv² अपॉन r। अब इस वाले कंडीशन में अपने को रखना है, तो रख देते हैं। T' की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे
टी डैश बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस, नहीं ये प्लस है, सॉरी, प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी कर सकते हैं। आप टी डैश की वैल्यू यहाँ पे इस वाले कंडीशन में डालो, डाल दिया। चलो शुरू करते हैं। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में आएगा, सर आपने तो बोला था कि यू मिनिमम निकालो, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आया उसमें तो v आया है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अब यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग क्या बोलते थे, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा। ओके, मैं थोड़ा सा डायग्राम को उधर शिफ्ट करता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे टी डैश माना था और यहाँ पे टी माना था। यहाँ तक की बात अपने को समझ में आ गई थी। ये रेडियस कितना है, आर है, वो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, मतलब सर्कल की रेडियस कितनी है, आर है, और Q1 और Q2 हम लोगों ने लिख दिया। अब अगला इक्वेशन जो लिखना है वो किससे हम लोग लिखने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब मैं वो बताता हूँ कैसे। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे ये बताना कि मान लो अगर इस पॉइंट पे ये चार्ज आ गया Q2, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। आप बोलोगे सर एक टेंशन तो ऊपर की तरफ लग ही रहा है, एक mg लग ही रहा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बॉल की चार्ज की v डैश है, वो तो है ही। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर लग रहा है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सारी फोर्सेस लग रही है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो टेंशन है वो जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे हाँ, हर पॉइंट पे ये रहेगा। मैं बोलूँ कि जो फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो जो मूवमेंट है चार्ज का उसके परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे हाँ, ऑब्वियस है। ठीक है, चलो अब लिखते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग को क्या आ जाएगा, हम लोग जो ये V है और U है उसमें एक रिलेशनशिप फाइंड कर पाएंगे। वो कैसे करते हैं आप सुनो। आप बताओ किसी भी पॉइंट पे वर्क डन किसके किसके कौन कौन से फोर्सेस की वजह से हो रहा होगा, बताना। यहाँ पे किसकी वजह से फोर्स वर्क डन हो रहा होगा, mg की वजह से, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और चार्ज किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन बाय mg। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, मैं पहले ये लिखते हैं हम लोग कि कौन कौन चीजों की वजह से इस पे वर्क डन हो रहा है। फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके वजह से भी वर्क डन होना चाहिए। दूसरा एक और है टेंशन, इसके वजह से भी वर्क डन होना चाहिए, और वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो अपर पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u मिनिमम, और इस पे वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने बोला था कि u को u मिनिमम हम लोग बोलेंगे। अब देखते हैं कि वर्क डन बाय mg क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा। तो आप एक चीज बताना कि वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट ds होता है, मतलब फोर्स होना चाहिए और फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ये चीज तो ठीक है आपने लिख दिया, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या किया। तो याद करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा इधर की तरफ लग रहा है, किसकी तरफ लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, और उसके वजह से क्या रेडियस चेंज हो रहा है। मैंने बोला था कि वर्क डन तभी होगा जब कोई भी फोर्स लगे और उसके वजह से कुछ चेंजेज आए, मतलब डिस्टेंस में कुछ चेंज हो, मतलब आगे जाए पीछे जाए। आपको धक्का लगा है, या तो आप आगे गए या पीछे गए, यानी जो भी मेरे ऊपर फोर्स लगा उसकी वजह से मेरे अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन हम लोग मान लेते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या ये चार्ज में, इस चार्ज में
क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है सेंटर से? नहीं, हमेशा इस चार्ज का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से कितना रह रहा है? आर रह रहा है। इसीलिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पे हम लोग वर्क डन नहीं लिख रहे हैं। ये 11th की चीज है। अब चलो mg की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितना वर्क डन होगा? तो आप बोलोगे सर फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ -mg इंटू 2r। आर ये तो कितना हुआ? 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r। फोर्स को क्या लिखते हैं? F इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लिख दिया और डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से फोर्स कितना होगा? तो आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऐसे लग रहा है और जो चार्ज है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है। एंगल कितना है? 90 डिग्री। आपको पता है कि अगर मान लो फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ, फोर्स मैं किधर की तरफ लगा रहा हूँ? इधर की तरफ, और बॉल उधर की तरफ जा रहा है, तो इस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इस फोर्स की वजह से इसके डिस्प्लेसमेंट पे कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है। इसलिए वैसे भी एक तो एनालिटिकल आप बोल सकते हो कि हाँ देख के लग रहा है सर ये 90 डिग्री पे है, एफ डॉट डी एस है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? अब अगर इसको आप लिखोगे, तोड़ के लिखोगे, तो एफ डी एस कॉस थीटा लिखोगे, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो वैसे भी वर्क डन उसके वजह से कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म से कर लिया। अगर आप एनालिसिस भी करो तो वर्क डन कब होगा? जब किसी चीज पे फोर्स लगेगा और वो डिस्प्लेस होगा। तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है? इधर की तरफ। तो इसकी वजह से कोई वर्क डन होगा? नहीं होगा। सिमिलरली टेंशन की वजह से भी कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इन दोनों की वजह से वर्क डन कितना होगा? 0। इसके वजह से भी कितना होगा? 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हाफ mv² माइनस mu²। ये लिख दिया। अब क्या करो, इस हाफ को कॉमन लो और उसको इधर करो। अच्छा चलो पूरा लिख देता हूँ। mg 2r गुने 2 इक्वल टू mv² माइनस mu²। लिख सकते हैं ऐसे? अब बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। फिर इस r को मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसे कर रहा हूँ मैं। अब देखो अपने को mv² तो नहीं चाहिए, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए? mu² चाहिए। तो उसको हटाने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो देखो r को, अभी देखो यहाँ पे क्या है? mv²/r। यहाँ पे ऐसा कुछ बना सकते हैं हम लोग? देखो ऐसा कुछ बना सकते हैं। अगर r से डिवाइड करें तो करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं -4mg लिख सकते हैं, और r से उधर डिवाइड करने जा रहे हैं। तो mv²/r माइनस mu²/r। हाँ ना? तो बोलो ये लिख सकते हैं। अब mv² बराबर क्या लिख सकते हैं? हम देखना जल्दी से लिख रहा हूँ मैं। mv²r बराबर mg -4mg प्लस -4mg प्लस mu²/r लिख सकते हैं। लिख दिया। अब इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को मान लो, इसको 2 और इसको मान लेते हैं 3। 2 और 3 को यूज करके लिखते हैं नया इक्वेशन। चलो मैं इसको हटा रहा हूं। इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देखना ऐसे लिख दूं मैं k q1 q2/r² और mv²/r की वैल्यू कितनी है? -4mg प्लस mu²/r। बगल में कितना था? -mg, और इसको कितना लिखना है हमको? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ से इन दोनों को यूज करो। ये वाली mv²/r है, उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डाल दी। तो -4mg प्लस mu²/r आ गई। अब देखो k q1 q2 अब -4mg और -mg है, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं k q1 q2/r² प्लस mu²/r माइनस 5mg लिख सकते हैं। अब बोलेंगे हाँ लिख दो। अब क्या करो? अब इन सब को उस साइड पे शिफ्ट करो। चलो करते हैं। mu²/r ग्रेटर देन इक्वल टू 5mg
माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आ गई? देखो इसको और इसको इस साइड में शिफ्ट किया है, लिख दिया। अब देखो आर से उधर हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मैं एकदम धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं सारे प्रोसेस को। mu स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5mgr माइनस, अगर ये r यहाँ पे आएगा इंटू आर पे आएगा तो एक r से एक r उड़ जाएगा, तो ऐसे इसको लिख दूं k Q1 Q2 अपॉन r, लिख सकते हैं। अब एक और चीज देखो, अब अपने को तो चाहिए u में क्या चाहिए, u मिनिमम चाहिए, तो u में अपने को कोई ना कोई इक्वेशन चाहिए, तो इसको क्या करेंगे m से फिर डिवाइड कर देंगे। देखो इसको मैं हटा दूं लास्ट वाले को, u ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr माइनस k Q1 Q2 अपॉन mr। आई होप कि आपको इतनी तक बात समझ में आ गई है। अब चलो u को ऐसे लिख सकते हैं, u ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr माइनस k Q1 Q2 अपॉन mr। आ गया? तो यही चीज में, अच्छा ये बताओ कि इसमें हम लोगों ने 11 से क्या डिफरेंट किया? कुछ नहीं किया, एक ही फोर्स एक्स्ट्रा लिखा। वो कौन सा फोर्स था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। बाकी जितने भी प्रोसेस थे, जो भी हम लोग एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक बॉल को अगर घुमाते हैं, जो भी कंडीशन थी सब एज इट इज यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग वो पुराना वाला 11th वाला यूज नहीं करेंगे। सर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना यूज किया हम लोगों ने? बस एक लाइन यूज किया, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r। बाकी सारी चीजें 11th की है। तो आपको मेंस में एडवांस में क्या होता है कि आपको एक दो चैप्टर मिला देते हैं। सिमिलरली हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे कि अलग अलग चैप्टर्स को मिलाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। देखो पेंडुलम वाले क्वेश्चन किए हम लोगों ने, लेविस थ्योरम वाले क्वेश्चन किए, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन किए, हम लोगों ने इंटीग्रेशन भी यूज किया। तो कितने सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में हम लोग यूज कर सकते हैं, सोचो। तो हार्ड कुछ नहीं होता है, आपको बस थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो लगाया हम लोग को नहीं पता है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक अपने दिमाग में लाना है, आपसे ये सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चन में माना जाता है, मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप अच्छे टाइप करोगे। ओके, चलो इसको हटाते हैं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैं लिखता हूँ हेड कूलम्स। अब इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ अभी लिख के, एक सेकंड। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब तक जो हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे उसमें क्या कर रहे थे कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड किससे निकाल ले रहे थे? ऐसे लिख रहे थे, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता था? दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस। ये अब तक की कहानी थी। हम लोग मैग्नीट्यूड क्या निकाल रहे थे? फॉर्मूले से। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे? बुद्धि से। अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो अपने को पता चलता था अच्छा दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन बता देते थे। मैग्नीट्यूड तो इससे निकाल लेते थे फॉर्मूले से, और डायरेक्शन किससे निकालते थे? बुद्धि से। अब क्या होगा कि मान लो कोई क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको वेक्टर फॉर्म हर जगह अप्लाई करना है, आपको वेक्टर फॉर्म वहीं पे अप्लाई करना है जहां पे क्वेश्चन आई कैप, जे कैप और के कैप में दिया हो, पहला। दूसरा 3D में दिया हो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको डरना नहीं है, बस आप सुन लो अभी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला तो आई कैप, जे कैप और के कैप में दिया हो। दूसरा कंडीशन हो कि अगर 3D में दिया हो क्वेश्चन, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार यहाँ पे करना क्या है, उस केस में आप ये कूलम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में है वो अप्लाई कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि आपको 90% क्वेश्चंस जो नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला है और बुद्धि लगाना है, वो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन टिपिकल रहेंगे जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा अलग है, उसमें आप वेक्टर फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करना। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे कैसे कंडीशन आएंगे जो जहां पे आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि यार यहाँ पे डायरेक्शन कैसे होगा। उन सब केसेस में आपको वेक्टर फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलो पहला कॉन्सेप्ट बताते हैं कि वेक्टर फॉर्म लिखते कैसे, फिर उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले।
तो कहता है वेक्टर लॉ में, मैं इसको हटा दूं, कह रहा है कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q1, उसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, क्या है R1 वेक्टर। दूसरा चार्ज है Q2, उसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब तो समझ में आता है ना, कि मान लो अगर ये मैंने R1 वेक्टर लिखा है, R1 वेक्टर लिखा है, तो मैं बोल रहा हूं कि R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, तो उसका मतलब ये हुआ कि 0,0 से एक लाइन निकल रही है और वो किस पे इंडिकेट कर रही है, Q1 पे। इसका टेल कहाँ होगा, ओरिजिन पे, और मुंडी कहाँ होगा, हेड कहाँ होगा, जिसपे हम लोग पोजीशन जिसका हम लोग निकाल रहे हैं। और ये किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग, R1 किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि एक R वेक्टर है, मतलब तुमको निकालना है, मैं समझा रहा हूं क्या बोलने जा रहा हूं, कि Q1 से Q2 पे फोर्स निकालना है। किससे निकालना है, Q1 से Q2 पे फोर्स निकालना है, कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा है, और उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब अगर Q1 पे बैठ जाओ तो Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको, पोजीशन वेक्टर। मतलब किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में 2 का पोजीशन किधर है। मतलब ये वेक्टर थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेक्टर में याद करो, मैं 11 थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर कैसे लिखते थे, किसके रेस्पेक्ट में होता था, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर किसी और बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर किसी का हम लोग को पोजीशन वेक्टर निकालना होता था तो कैसे लिखते थे। अगर मान लो ये R वेक्टर है तो इसको क्या बोलेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। इस R वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर पोजीशन ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। इसका मतलब यही होता है, इतनी तक तो पता है। R1 वेक्टर को किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो अगर Q1 का अगर पोजीशन वेक्टर में पूछ लो तो आप क्या बोलोगे कि R1 है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये 11th की चीज है, आपको नहीं आती कोई बात नहीं, बस आप ये समझो कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है, और R वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं, Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 की दूरी बोल रहे हैं। मतलब Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन क्या है, R वेक्टर है। इतनी बात समझ में आती है। चलो आगे करते हैं। अब मान लो मेरे को R वेक्टर लिखना है, तो सिंपल सा वेक्टर वाला इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। देखना, ध्यान से देखना, अगर समझ में आया तो बोलना। R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, दिखाता हूं मैं कैसे लिखते हैं। ये मान लो ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर था। अपने को इसका रिजल्टेंट वेक्टर लिखना होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, C वेक्टर, और वो C वेक्टर किसके बराबर होता था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये हम लोगों ने प्रूव भी किया था। तो सिमिलरली ऐसा नहीं लग रहा कि R1 वेक्टर, देखो A वेक्टर का मुंडी कहाँ एंड हो रहा है, यहाँ पे इसके तेल के पास, B वेक्टर के पास। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, वैसे ही R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, R2 वेक्टर। सेम चीज लिखा है, ओके। तो यहां से हम लोग R वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इतनी बात आपको समझ में आती है। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब मैं नॉर्मली बोलूं कि अच्छा ये मैग्नीट्यूड बताना, Q1 और Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, ऐसे लिख लो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे लिख सकते हो। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर बराबर उन दोनों के बीच की दूरी। तो ऐसे लिख लो Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर। ये मॉड देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं।
मान लो कोई सा भी वेक्टर है, आर वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है तो क्या दे देते हैं, दिखाना होता है, मॉड दे देते हैं। अगर इसका मैं बोलूं कि आर वेक्टर के डायरेक्शन में किसी बॉल को फेंका है, तो आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, आप क्या बोलोगे कि आर कैप, ये बोलते हो कि अगर मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने एक बॉल फेंका, तो आप बोलते हो अच्छा ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग बॉल फेंका और कितने की स्पीड से फेंका, 2 मीटर पर सेकंड, तो आप बोलोगे कि 2 आई कैप लिख दो सर, लिख दो। आई कैप क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। वैसे ही अगर मैं कोई आर वेक्टर है, मान लो कोई सा भी वेक्टर हमको लिखना है, मान लो आर वेक्टर लिखना है, तो वेक्टर को लिखने का क्या तरीका होता है, पहले तो हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर किससे शो करते हैं, कैप से। तो आर वेक्टर को अगर लिखना है तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इनटू आर कैप। सिमिलरली वही चीज मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा 11 मैंने रिवाइज कराया आपको वेक्टर का, आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। आप बोलोगे सर इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप ये बताना कि जो Q1 है और Q2 है, Q1 Q2 पे किधर किधर फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ देख के लग रहा है, वो किसके डायरेक्शन में होगा, आर वेक्टर के ही अलोंग होगा। अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है तो ये रिपेल कर रहा होगा, मान लो इधर फोर्स लगा रहा होगा, तो आर वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर है, उधर की तरफ, फोर्स भी किधर ही लग रहा है, उधर की तरफ, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही आर वेक्टर का डायरेक्शन है। अगर ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो सेम चीज होगा, आर वेक्टर का डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, इस फोर्स की तरफ। वही अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, मान लो ये पॉजिटिव हो जाए और ये निगेटिव हो जाए, तो Q1 Q2 पे किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ, वो आर वेक्टर के अलोंग है या उसके अपोजिट है। अब बोलोगे सर अलोंग तो है लेकिन उसके अपोजिट है, अगर आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, मैं अभी लिखाऊंगा, ये बात समझ में आ गई। अगर मेरे को फोर्स लिखना है, फोर्स वेक्टर में लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 के Q1 Q2 अपॉन मॉड आर वेक्टर, और किसके डायरेक्शन में, आर वेक्टर के डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर है, आर कैप क्या शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर, वो किसके डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन शो कर रहा है आर वेक्टर का, क्योंकि आर वेक्टर किधर की तरफ है, आर कैप की तरफ है। तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, ये मैग्नीट्यूड दे देगा, और दूसरा अपने को डायरेक्शन चाहिए, ये डायरेक्शन दे देगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब मैंने जो बोला वो ध्यान से सुनना कि अगर Q1 पॉजिटिव हो और Q2 पॉजिटिव हो, तो जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे, इफ Q1 and Q2 are of same sign, then the force and position vector would be in same direction। इतनी बात समझ में आती है, ये लिखना। दूसरा पॉइंट, अगर Q1 Q2 अपोजिट साइन के हो, तो तुम खुद बताना कि अगर Q1 Q2 अपोजिट साइन के हो तो अपने आप ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किसके अपोजिट हो जाएगा, इस आर वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा। तो वही सेम बात मैं लिख रहा हूं कि आर ऑफ अपोजिट sign, then the force and position vector would be opposite to each other। ठीक है, इतना समझ आ गई। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर Q1 Q2 सेम हो, अगर उनका पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तो जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, दोनों में से कोई भी एक अलग साइन हो, तो जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा होगा। तो अगर आपको आर वेक्टर का डायरेक्शन पता चल गया तो आप फोर्स का डायरेक्शन आराम से बता सकते हो। अगर फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया तो आप आर वेक्टर का डायरेक्शन आराम से बता सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब एक बात बताना, जो ये आर कैप है उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आर वेक्टर को अभी मैंने दिखाया था यहाँ पे कि आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इनटू आर कैप। तो आर कैप को ऐसे लिख सकते हैं, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब बोलोगे हाँ, तो चलो वो चीज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
के Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर अपॉन ये स्क्वायर है, मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर लिख सकते हैं। अब इस चीज को आप ऐसे लिख दो, के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब, ये लिख सकते हैं। अब एक चीज ना इसमें बहुत अच्छा है, इस फोर्स के फॉर्मूले को आप याद रखोगे, दिमाग में रखोगे, तो आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है। कौन सा? के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन मॉड आर क्यूब। आपको दूसरा फॉर्मूला देखना ही नहीं, मैं बताता हूं क्यों। अगर यहां से देख लेना, यहीं से देख लेना कि फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, या तो आर वेक्टर के अपोजिट होगा या आर वेक्टर के अलोंग होगा, या तो आर वेक्टर के साइड में होगा, जिस तरफ आर वेक्टर है उधर ही होगा, या फिर आर वेक्टर के अपोजिट होगा। तो अगर Q1 Q2 को साइन के साथ रखोगे आप, अगर Q1 Q2 को साइन के साथ रखो, मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा, साइन के साथ रखो, और आर वेक्टर का हेड कहाँ है, जहां पे फोर्स निकालना हो, आर वेक्टर जहां पर इसका हेड कहां रहेगा, जहां पर फोर्स निकालना हो। मैं समझा रहा हूं इसका मतलब, निकालना हो मतलब अगर Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों निगेटिव हैं, तो जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर मान लो Q1 निगेटिव है तो अपने आप फोर्स आपका निगेटिव में आ जाएगा। अगर Q1 निगेटिव है या Q2 निगेटिव है तो अपने आप जो फोर्स का डायरेक्शन है वो निगेटिव में आ जाएगा, मतलब फोर्स निगेटिव में आ जाएगा। यानी कि आपको लगेगा कि अरे आर वेक्टर तो उधर है और फोर्स वेक्टर किधर है, उसके अपोजिट में है। इतनी बात समझ में आती है? तो ये सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि Q1 Q2 को किसके साथ रखना है, साइन के साथ, और आर वेक्टर का हेड कहां होगा, जहां पर फोर्स निकालना है, मतलब Q1 से Q2 पे फोर्स निकालना है। अगर मेरे को Q2 से Q1 पे फोर्स निकालना होता तो जो ये आर वेक्टर है उसका हेड कहां होता, इसकी तरफ। बस आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है, आपसे सारे क्वेश्चन होंगे। मैं दिखाता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं 2-3 क्वेश्चन का, आपको एकदम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। आप कभी आपको डर नहीं लगेगा, मैं समझा रहा हूं कैसे। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है तो के Q1 Q2 अपॉन मॉड आर क्यूब आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखना है तो के Q1 Q2 अपॉन मॉड आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये लिख सकते हो आप। अगर आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक है, उसमें ये जो आर वेक्टर की वैल्यू है ना, ऐसे लिख देते, देखो डरना नहीं है। बुक्स में आपको डराने के लिए ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसे लिख देते हैं, के Q1 Q2, आर वेक्टर को ऐसे लिख देते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड क्यूब। सेम ही चीज है। मैं तो बोलता हूँ आप ये याद मत रखो, आप ये याद रखो। मैं समझाता हूँ इससे क्या फायदा है। क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन से समझते हैं। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगा होगा अगर जिनको वेक्टर याद नहीं है, बट डरना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप एक क्वेश्चन करोगे, दूसरा क्वेश्चन करोगे, थर्ड क्वेश्चन में अपने आप बोलोगे कि मेरे को सारा क्लियर है, अब मत कराओ। करते हैं तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अपने को फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, वेक्टर फॉर्म में फोर्स बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब, और आर वेक्टर से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपना इक्वेशन आया था फोर्स वेक्टर का, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा आपको, खुद से ट्राई करना है कि एक 2 कूलम का चार्ज है, लिखता हूं मैं। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक 2 कूलम का चार्ज है, किसी P पॉइंट पे रखा हुआ है, और एक -5 कूलम का चार्ज है, किसी Q पॉइंट पे रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन -5 कूलम चार्ज विच इज प्लेस्ड एट 4,5,7। किससे फोर्स निकालने के लिए कह रहा है कि 2 कूलम चार्ज -5 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है। खुद से ट्राई करो, नहीं होता है देखो मैं समझा रहा हूं। पहले पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा क्वेश्चन तुम ट्राई करो। चलो शुरू करते हैं, वही बेसिक से चलते हैं। पहला पॉइंट कि P पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है, कितने कूलम का, 2 कूलम का, ये पहला है। दूसरा है कि दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q पे,
-5 कूलम का। ठीक है, अब इसका पोजीशन भी दिया हुआ है 2,4,5 पे लिखा हुआ है, 2,4,5 पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 2,4,5 है P का पोजीशन, तो आप अगर पोजीशन वेक्टर आपको लिखने के लिए कोई बोलेगा तो आप बोलोगे सिंपल है, यहां से ओरिजिन से ऐसे ले लो और इसको R वेक्टर मान लेते हैं, RP वेक्टर मान लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2i कैप प्लस 4i कैप प्लस 5i कैप लिख सकते हैं वेक्टर, 2i कैप प्लस 4i कैप प्लस 5j कैप। हाँ ना, तो बोलो लिख सकते हो। फिर अगर मैं बोलूं कि इसका पोजीशन दिया हुआ है 4,5,7, तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो Q का, बोलोगे हाँ, Q का पोजीशन वेक्टर मैं लिख देता हूं RQ, लिख दूं 4,5, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप लिख सकते हैं, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। इतनी बात तो समझ में आती है, थोड़ा सा तो वेक्टर याद होगा आपको, नहीं याद है कोई बात नहीं, समझ लिया कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं हम लोग। तो RQ मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ P हम लोगों ने लिख लिया। अब किससे किस पे फोर्स निकालने के लिए कह रहा है, कि बोल रहा है कि P पे जो चार्ज रखा हुआ है उससे बताओ कि Q पे रखे हुए चार्ज पे कितना फोर्स होगा। तो मैंने बोला था आपको फॉर्मूला, ये लिखते टाइम F = K Q1 Q2 अपॉन मॉड R वेक्टर का Q इंटू R वेक्टर। मैंने इसमें क्या बताया था कि Q1 और Q2 को किसके साथ रखना है, साइन के साथ, और R वेक्टर का हेड कहाँ होगा, मुंडी कहाँ होगा, जहां पे फोर्स अपने को निकालना है। तो फोर्स किस पे निकालना है, Q पे, तो मुंडी बना देते हैं ऐसे, R वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। अब बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो याद करो ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, R वेक्टर प्लस RP वेक्टर बराबर RQ वेक्टर लिख सकते हैं। तो R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, RQ वेक्टर माइनस RP वेक्टर। अब ये मत बोलना कि Q क्या है P क्या है, हम लोगों ने पोजीशन लिया है इसलिए RQ RP लिख रहे हैं। ओके, इतनी बात समझ में आती है। तो आप R वेक्टर तो यहाँ से निकाल सकते हो, बोलो हाँ R वेक्टर तो निकाल सकता हूँ मैं। RQ वेक्टर क्या है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, मैं बोला हाँ आपको आता ही है। RP वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब R वेक्टर को लिखते हैं, चलो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब ये मत बोलना कि आपको घटाने नहीं आ रहा है। देखो 4 - 2 5 - 4 7 - 5 आ गया, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये क्या है, R वेक्टर। अब मैं इसका बोलूं कि अपने को तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और R वेक्टर भी चाहिए, तो अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दूं तो आप बोलोगे सर सिंपल, R वेक्टर बराबर ऐसे लिख दूं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये 4 हो गया, एक 5 हो गया और 4 हो गया 9 हो गया, कितना आया R मॉड R वेक्टर कितना आया 3, लिख सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आती है। तो इसमें बताओ नहीं समझने वाला बात कहाँ था, ये इक्वेशन समझ में आ गई कि R वेक्टर कैसे लिखा, मॉड R वेक्टर कैसे लिखा, R वेक्टर कैसे लिखा। आई होप थोड़ा सा तो आपको क्लियर हुआ है। एक दो और क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लियर होगा। अब सीधा सिंपल सा फॉर्मूला याद लगा लो। मैंने बोला था कि Q1 और Q2 को किसके साथ रखना है, साइन के साथ, और R वेक्टर तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया है, फाइंड आउट कर ही लिया है, कर लिया है, हो गया। तो चलो लिखते हैं कि Q P को P पे चार्ज कितना है 2 कूलम, Q पे चार्ज कितना है -5, साइन के साथ रखा। R वेक्टर कितना है, अब बोलोगे सर बता रहा हूं, R वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इतनी बात समझ में आती है। मैग्नीट्यूड कितना है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे आप बोलोगे सर 3 और उसका Q लिख सकते हैं। हो गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे लिख दो -10 k कैप 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 27, खत्म। मतलब अगर R वेक्टर इधर है तो फोर्स
अगर आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स का डायरेक्शन इसका माइनस हो जाएगा। अगर माइनस को इधर शिफ्ट कर दोगे तो सारे माइनस 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, यानी कि अगर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप में आर वेक्टर था तो फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट में हो जाएगा। ये चीज तो हम लोगों ने वहां पे एनालिसिस भी किया था, याद है? मैं बोला था कि अगर चार्जेस अगर दोनों चार्ज सेम साइन के हो, मतलब ये भी पॉजिटिव, तो जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। ये बात समझ में आती है? अभी आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो उसके अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया तो उसके अपोजिट में है एफ वेक्टर का डायरेक्शन। और अपोजिट में एफ वेक्टर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है और -5 कूलम चार्ज है, यानी कि चार्जेस का जो साइन है वो अपोजिट है। इसके वजह से जो आर वेक्टर का डायरेक्शन था उसके अपोजिट में फोर्स आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप कि ये क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो बताना। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.